नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए गए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। दोस्तों, जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पर शिखर स्टडी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं। लगभग 20,000 अभ्यर्थी टेलीग्राम पर जुड़ने वाले हैं, लगभग 19,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। दोस्तों, ये सीधे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों, वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे और चेन्नई दोस्तों जिस ऑप्शन में होगा वही आपको टिक करना है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? दोस्तों, ये मापा जाता है चेन्नई से। तो सीधे सीधे याद रखिएगा। कनिष्ठ सहायक में दोस्तों ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया गया था। भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, पिछली बार दोस्तों कनिष्ठ सहायक में सीधे सीधे पूछा गया था ये प्रश्न। तो 75 16.6 किलोमीटर। अगर दोस्तों 75 17 रहे वहाँ पर, अब 16 नहीं दोस्तों, आप उसे भी टिक कर सकते हैं। तो 75 16 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई सीधे सीधे दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों, ये है गुजरात की। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात की है लगभग 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह हम चलने वाले हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? दोस्तों, कितने हैं? अगर प्रश्न बनता है तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों राज्य यहाँ पर दिए, जैसे गुजरात है, सबसे ज़्यादा इसी की लगती है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दोस्तों 9 तो ये हो गए हमारे क्या राज्य हैं, और 4 जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुदुचेरी के बाद से दोस्तों ये सभी जो हैं ये हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो रत्नाकर दोस्तों कहा जाता था हिंद महासागर को, हिंद महासागर को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि तमिलनाडु के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु के साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो कोरोमंडल तट आपको याद रखना है। कोरोमंडल तट दोस्तों कहा जाता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्र तट को। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैप कमोरिन। सीधे सीधे आपको याद रखना है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। अभी दोस्तों बहुत सारे हम परियोजनाएं भी देखने वाले हैं, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कई बार दोस्तों प्रश्न बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक है। तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न सीधे सीधे बनता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत से बच्चे इस प्रश्न में ही गलती कर जाते हैं। तो ये आपने मैप में भी देखा ही होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 572 है। सीधे सीधे याद रखेगा, छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न जाने प्रश्न कितनी बार पूछा गया होगा और कितनी परीक्षाओं में पूछा गया होगा। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को याद है, मुझे भी पता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप से। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना, अंडमान को निकोबार द्वीप से दोस्तों अलग करता है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल आपको
मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। बिल्कुल आपको याद रखना है मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये है पुलिकट झील के समीप है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों जो राम सेतु है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? ये होता है धनुषकोडी से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप अवस्थित है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? दोस्तों अभी हमने देखा था, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो इसी तरह दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये है अरब सागर में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं पर आपको कतई गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, यह है लक्षद्वीप। बिल्कुल आपको याद रखना है मोहजबानी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो कहाँ कहाँ दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में? एक तो पश्चिमी घाट सबसे पहले, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? सीधे सीधे प्रश्न बनता है। भारत में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यही दोस्तों प्रश्न है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न के रूप में नहीं आपको लग रहा होगा ये, लेकिन दोस्तों सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दोस्तों भारत में पाई जाती है, तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये भी आपको याद रखना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना है। और जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो यहाँ की जलवायु दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी को दोस्तों कछारी मृदा भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है रेगुर, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है काली मृदा को। बिल्कुल आपको याद रखना है, काली मृदा को दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है रेगुर मृदा का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मालवा पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता है? तो दोस्तों जो मालवा पठार है यहाँ दोस्तों पाई जाती है कौन सी मृदा? ये हो जाएगा काली मिट्टी, काली मृदा। बिल्कुल आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अतः यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों प्रश्न बनेगा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों यह है काली मिट्टी। तो यह आपको सीधे सीधे याद रखना है, प्रश्न बनता है सीधे सीधे परीक्षा में। अगला प्रश्न है भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल में, असम में नहीं दोस्तों, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है खैर का, ये तो आपको याद ही रखना है, प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण? दोस्तों बंदरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया था किसी शिफ्ट में। दोस्तों ये है खेजड़ी, खेजड़ी आपको याद रखना है, खेजड़ी है। अगला प्रश्न दोस्तों ये वन अधिनियम भी पूछा गया था बंदरोगा के पेपर में, बाकी और जगह भी आता ही आता है। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और मोहजबानी आपको याद रखना है। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1980 में। दोस्तों आज हम इस प्रश्न को पहली बार नहीं देख रहे हैं दोस्तों, कम से कम 8-10 बार इस प्रश्न को हम देख चुके होंगे, अब सभी को याद भी हो गया होगा। अगला है सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जबरदस्त प्रश्न है। तो आपको याद रखना है सागौन तथा साल के वृक्ष दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य यानी कि अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा दोस्तों वन किस राज्य में? दोस्तों ये है
मध्य प्रदेश में। अगर दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से आए कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तब दोस्तों आप बताएंगे पूर्वोत्तर भारत के किसी एक राज्य का नाम। वो राज्य का नाम तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल, असम, मेघालय, इनमें से दोस्तों आपको बताना है। तो भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों आप पहाड़ों में आपने बहुत देखा होगा देवदार को, तो ये देवदार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। दोस्तों ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सीधे सीधे दोस्तों ये तो खैर आपको याद ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण दोस्तों रिपोर्ट है वो दोस्तों 1987 से जारी की जाती है। हर 2 वर्ष में दोस्तों जारी की जाती है। अब दोस्तों रिपोर्ट मुँह से निकल ही गया तो ये फैक्ट भी जान लीजिए, 1987 दोस्तों हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। और 2021 में दोस्तों कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी, 17वीं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब है यहाँ पर दोस्तों जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण है इसी के द्वारा दोस्तों जारी की जाती है। तो यहाँ पर है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1981 को। सीधे सीधे आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। दोस्तों सीधे सीधे बनेगा दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है 4992 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 4992 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी आ सकता है, या फिर दोस्तों वहां पर जैसे नामदफा अरुणाचल, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल ये कर्नाटक, या इस तरह से दोस्तों 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में है। 1974 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक में ही है। इसका दोस्तों जो परिवर्तित नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह है मेघालय में। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है। टाइगर स्टेट दोस्तों किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट दोस्तों ये कहा जाता है एमपी को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये है अपना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल और पौड़ी जनपद दोस्तों फैला हुआ है। 1936 में स्थापना हुई थी। भली भांति दोस्तों ये सब आपको पता है। अब दोस्तों इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। अगला प्रश्न है रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में। दोस्तों ये है राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, अगर आ गया तो 1 नंबर आपको देकर जाएगा ये प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। वर्ष 2011 से 2020 के दोस्तों दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पहले तो आपको ये याद रखना है कि किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों एमपी में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1968 में। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क दोस्तों ये कौन सा है। यह है दोस्तों केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दोस्तों कहाँ है, यह है मणिपुर में। मणिपुर आपको याद रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है, केबुल लामजाओ है, और कहाँ है, मणिपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दोस्तों दिवस दिए हुए हैं जो कि दोस्तों सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 1 नंबर आपका पक्का है 11 जुलाई को, सीधे सीधे आपको याद रखना है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को, बिल्कुल छपेगा। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों एक कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, बिल्कुल आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस दोस्तों ये कब, ये मनाया जाता है दोस्तों कब, 22 सितंबर को। अभी दोस्तों गैंडा परियोजना कब आई थी, तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी प्रश्न आने वाला है। हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिर परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, लाल पांडा परियोजना, दोस्तों सभी परियोजना अभी हम पढ़ने वाले हैं। बने रहेगा अंत तक। लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। अगला प्रश्न है विश्व गैंडा दिवस हो गया था 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस दोस्तों एक कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस
16 अक्टूबर को, बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस दोस्तों सीधे सीधे परीक्षा में बनता है 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, इसमें महत्वपूर्ण परियोजना देखने वाली पहली परियोजना दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, वो है दोस्तों बाघ परियोजना। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है, बाघ परियोजना दोस्तों कब आई थी? ये आई थी 1973 में। सीधे सीधे दोस्तों याद रखना है, बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना दोस्तों ये कब आई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में। गिद्ध संरक्षण परियोजना दोस्तों ये कब? 2006 में। दोस्तों ये कुछ जो दवा थी, कुछ डाइक्लो दोस्तों कुछ इस तरह की कोई दवाई थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वो दोस्तों उससे क्या हुआ था कि गिद्धों की दोस्तों मृत्यु का वो कारण बनी थी, पशुओं को दी जाती थी दोस्तों वो, और वो दोस्तों अब उसको बैन कर दिया गया। कुछ डाई दोस्तों इस तरह से कुछ है, डाइक्लोफे कुछ इस तरह से ही है। तो दोस्तों ये कुछ दवाई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं दोस्तों इसके बाद जरूर से देखूंगा जो ये दवाई है, जरूर से गूगल पर जरूर से देखूंगा, मैं सर्च करूंगा। आपको भी दोस्तों कर लेना, क्या पता खैर एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई थी? तो 2006 में। अगला क्वेश्चन है गिर सिंह परियोजना दोस्तों ये कब आई थी? 1973 में। सीधे सीधे आपको याद रखना है। हाथी परियोजना बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। हाथी परियोजना 17 दिसंबर 1992 को दोस्तों झारखंड के सिंहभूम दोस्तों जिला पड़ता है झारखंड में, यहाँ से दोस्तों शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग परियोजना। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। कस्तूरी मृग परियोजना दोस्तों कब आई थी? 1970 में। तो ये आपको याद रखना है, कस्तूरी मृग परियोजना बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे परीक्षा में बनेगा कस्तूरी मृग परियोजना 1970। अगला प्रश्न है लाल पांडा परियोजना दोस्तों ये कब आई थी? लाल पांडा परियोजना दोस्तों 1996 में, 1996। अगला प्रश्न है थामिन मृग परियोजना दोस्तों ये कब आई थी? 1977 में, 1977 में थामिन मृग परियोजना। अगला प्रश्न है कछुआ संरक्षण परियोजना दोस्तों ये कब? 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। सीधे सीधे आपको याद रखना है। गैंडा परियोजना दोस्तों ये कब आई थी? 1987 में। गैंडा परियोजना दोस्तों कब? 1987 में। सीधे सीधे आपको याद रखना है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना दोस्तों ये कब? 1975। सीधे सीधे दोस्तों याद रखेगा, परीक्षा में सीधे सीधे बनता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, जो कि दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न बनता है एग्जाम में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम दोस्तों कहाँ है? तिब्बत में। सीधे सीधे आपको याद रखना है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है दोस्तों? एसआई में पिछली बार पूछा गया था दरोगा के एग्जाम में। तो मंदाकिनी नदी बहती है। चौराबाड़ी ताल से दोस्तों मंदाकिनी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी का दोस्तों संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको याद रखना है। पंचप्रयाग में दोस्तों आते हैं। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये हमारे एग्जाम में तो खैर आता ही आता है, हमारे अलावा दोस्तों जो अन्य राज्य के एग्जाम है वहाँ भी ये प्रश्न आता है कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा के तट पर है। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? दोस्तों यह है बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को पता ही है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? छपने वाला प्रश्न है दोस्तों हुगली, याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? दोस्तों ये चिनाब नदी पर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करते दोस्तों? एस्चुरी, बोले तो ज्वार नदमुख। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होकर बहने वाली दो मुख्य नदियां दोस्तों कौन सी? एक तो नर्मदा है और दूसरी दोस्तों उसी की साथी सहयोगी ये दोस्तों ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती हैं।
जो कि दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम वाहिनी नदी एक दोस्तों कौन सी है? नर्मदा। उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नर्मदा का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? प्रश्न देखिए आ गया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? दोस्तों एक है नर्मदा और दूसरी दोस्तों कौन है? ताप्ती। ये आपको याद रखना है। सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला दोस्तों प्रश्न है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी दोस्तों ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण? दोस्तों यह भूमि बंधित अंतर्वाही, यानी कि दोस्तों गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों ये आता है गंडक से, गंडक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों ये है गोदावरी का, गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? सीधे सीधे दोस्तों छपने वाला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? ये है गोदावरी, गोदावरी, याद रखिएगा। हंगरी किस नदी की सहायक नदी? दोस्तों यह तुंगभद्रा की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? दोस्तों ये करती है कावेरी, कावेरी। अगला प्रश्न दोस्तों कावेरी नदी से ही संबंधित है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जो कि कावेरी नदी से संबंधित है। कावेरी नदी दोस्तों एक तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर ये प्रभावित होती है, यहाँ से होकर ये बहती है। देखिए नाम याद रखिए इनका, एक तो कावेरी नदी कहाँ? कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर पुदुचेरी, ये आपको याद रखने। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भारत की दोस्तों झीलें दी हुई हैं, तो इन्हें दोस्तों आपको याद रखना है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि अब दोस्तों जैसे आएगा कि जैसे 7 ताल तो खैर नैनीताल में, जैसे अष्टमुडी झील का है। अब दोस्तों इनमें आएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब 4 झीलें दे दी, या इनको सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना होगा, फिर कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादा बनता है। अब तो सीधे सीधे हम देख लेते हैं, वेम्बनाड झील दोस्तों कहाँ है? केरल में है। चिल्का दोस्तों आप सभी को पता है उड़ीसा में है। राजसमंद दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में है। पुलिकट दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। 7 ताल झील दोस्तों नैनीताल में है, उत्तराखंड। अष्टमुड़ी दोस्तों केरल में है। फतेह सागर दोस्तों ये राजस्थान में है। अगला दोस्तों डल झील, तो डल झील दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है। शेषनाग झील दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में आता है, ये दोस्तों मणिपुर में लोकटक। सांभर झील दोस्तों ये कहाँ है? सांभर झील दोस्तों ये है राजस्थान में। डिडवाना दोस्तों राजस्थान में। राकसताल दोस्तों ये उत्तराखंड दोस्तों, पिथौरागढ़ में राकसताल। कोलेरू झील दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड दोस्तों चमोली में है। फुलहर झील दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। देवताल दोस्तों चमोली में है, सरस्वती नदी का उद्गम होता है यहाँ से। हमीरसर दोस्तों गुजरात में है। उदय सागर दोस्तों राजस्थान में। नागिन झील दोस्तों, नागिन डांस वाली दोस्तों ये झील कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। लोनार झील दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। पेरियार दोस्तों केरल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरज कुंड दोस्तों ये कहाँ है? सूरज कुंड दोस्तों हरियाणा में है। जय समन दोस्तों राजस्थान में है। हुलर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर दोस्तों ये कहाँ है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में दोस्तों स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये आपको याद रखना है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है, तो विवादित है पोलावरम परियोजना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध परियोजना किस परियोजना का भाग है? दोस्तों ये है चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर परियोजना, सीधे सीधे आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया दोस्तों? भागीरथी पर किया गया है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है तिलैया बांध दोस्तों, एक नंबर के लिए आएगा कि तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। इसके साथ ही दोस्तों तिलैया तो खैर आपको याद है, इसके साथ ही मैथौन बांध और बेल पहाड़ी बांध दोस्तों ये है बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1948 में हुई थी। सीधे सीधे छपेगा एग्जाम में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था, याद रखिएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा बेलाडीना खान किस खनिज से संबंधित है? दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से आता है। तो वेलाडीना खान दोस्तों ये कहाँ है, किससे संबंधित दोस्तों? ये है लौह अयस्क से, ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है मोनोजाइट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है दोस्तों? मोनाजाइट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एग्जाम में दिखाई देगा प्रश्न, तो यूरेनियम के लिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जादूगोड़ा दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। दोस्तों पेपर बनेगा तो किताब से ही दोस्तों बनेगा, और यहीं पर वो सभी प्रश्न दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आया हूँ महत्वपूर्ण। बाकी ये दोस्तों इसके अगले पार्ट भी इस तरह से आते रहेंगे, तो बने रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर दोस्तों जो मार्बल होता है संगमरमर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है राजस्थान के मकराना में, याद रखिएगा मकराना राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर का। सीधे सीधे मोहजबानी आपको याद रखना है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है दोस्तों? यह है उड़ीसा का, याद रखिएगा उड़ीसा का है क्रोमाइट के उत्पादन में। अगला प्रश्न है भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, भारत में कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों अगर यहीं पर चार ऑप्शन में लिख दूँ, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ मैंने लिख दिया, झारखंड मैंने लिख दिया, राजस्थान मैंने लिख दिया, या कोई और ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं, दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आपको याद करना है, सीधे सीधे ऑनलाइन रूप में है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बिल्कुल छपेगा, एल्यूमिनियम का है, तो याद रखिए एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से दोस्तों? एक तो है पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरा दोस्तों गुजरात, दोनों आपको याद रखने। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, लिंगनाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, लिंगनाइट कोयले के विशालतम भंडार ये दोस्तों तमिलनाडु, 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 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक उपयोग दोस्तों किस में होता है? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है, भली भांति आपको पता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1970 से लेकर 1980 के मध्य में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2025 दोस्तों ये बहुत पहले से चल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन विजन दोस्तों 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन दोस्तों कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडारण दोस्तों? यह है प्राकृतिक गैस के। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, बनेगा एग्जाम में। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडारण दोस्तों? यह है प्राकृतिक गैस के। अगला प्रश्न है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये कहाँ है? तमिलनाडु में। बिल्कुल याद रखिएगा, छपेगा एग्जाम में। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दोस्तों यह है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम
खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया? दोस्तों ये किया गया माकुम, असम में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपेगा। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई दोस्तों कौन सी है? डिगबोई, असम। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कौन सा है? रावत भाटा। दोस्तों ये कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये है खंभात की खाड़ी। यहाँ पर दोस्तों आपको आसान लगेगा क्योंकि सीधे उत्तर लिखा हुआ है। जब दोस्तों इसी प्रश्न के ऑप्शन बन जाएंगे तो वहां पर जब आपको अच्छे से याद होगा तभी आप दोस्तों सही उत्तर टिक कर पाएंगे। तो सीधे सीधे याद रखिए, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये है खंभात की खाड़ी। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखने। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सिकर स्टडी पॉइंट भी दोस्तों आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।